बच्चों, अब आपको शुरू कर रहे हैं टॉपिक जंतु उत्तक। उत्तक जो होते हैं ये क्या है, आपने 10th लेवल में भी पढ़ा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर समान हो उसे उत्तक कहते हैं। यानी जैसे मान लो एक शुक्राणु एक अंडाणु के आपस में मिलने पे जो जायगोट का निर्माण हो रहा है, जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनने के बाद फिर वह कोशिकाओं के रूप में विभाजित होते होते 3 प्रकार के भ्रूणीय चर्म का निर्माण करता है, बहिश्चर्म, मध्यस्थ चर्म और अंतश्चर्म। और इस प्रकार के 3 चर्मों के निर्माण के फलस्वरूप शरीर के अलग अलग प्रकार के कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कार्य के आधार पर उत्तक एवं उत्तकीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं। उसी टॉपिक में सबसे पहले उत्तक, जंतु उत्तक में सबसे पहली बात है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं उत्पत्ति, पहली बात उत्पत्ति के आधार पर, संरचना एवं कार्य के आधार पर समान हो, उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तक शब्द किसने दिया। तो उत्तक जो शब्द है वो बिचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था जंतु उत्तक या जंतु कोशिकाओं के लिए। तो एनिमल जो टिश्यू है, जंतु उत्तक जिसे कहते हैं, उसका नाम बिचेट ने दिया। बिचेट एक वैज्ञानिक का नाम है। और ग्रीव नाम का एक वैज्ञानिक है, इसने पादप उत्तकों के जो भी शब्दावली है उनको दिया था। तो पादप उत्तकों का वर्गीकरण ग्रीव द्वारा किया गया और जंतु उत्तकों का वर्गीकरण बिचेट द्वारा किया गया। ये दोनों वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में पादप उत्तक और जंतु उत्तक 2 प्रकार के उत्तकों का वर्णन किया। जैसे हमारे शरीर में जो भी उत्तक तंत्र हैं उनको जंतु उत्तक के अंतर्गत या प्लांट में जो है उन्हें पादप उत्तक के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से 2 भागों में रखा गया है। हिस्टोलॉजी एक शब्द है, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और उत्तकों का जो अध्ययन होता है उसी का नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जो जनक है, जिसने हिस्टोलॉजी को इस दुनिया में स्थापित किया, उनका नाम भी बिचेट है। और ये बिचेट वही साहब हैं जिन्होंने जंतु उत्तक जो है इसके बारे में दुनिया को बताया। तो इन्हीं बिचेट साहब ने हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसमें जनक का मतलब होता है जिन्होंने इस ब्रांच की स्थापना की, इस शाखा की स्थापना की, उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहते हैं और इसके अध्ययन करने वाले और इसके बारे में बताने वाले बिचेट हैं। हिस्टोलॉजी शब्द जो है ये शब्द मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हिस्टोलॉजी के बारे में जो पूरी जानकारी एक जगह स्थापित करके बताया वो तो थे बिचेट, लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द जिसने दिया उन वैज्ञानिक का नाम था मेयर। तो मेयर नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। उत्तकों का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उत्तकों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है। अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उत्तकों का अध्ययन होगा तो उत्तकों के जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर में छोटी छोटी जो कोशिकांग है उन सभी को हम देख पाते हैं। इस प्रकार से उत्तकों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तकों का जो अध्ययन है उस अध्ययन को सबसे अच्छी तरह से दुनिया के सामने रखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मार्सेलो मालपिघी। तो मैंने लिखा है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तकों का अध्ययन मार्सेलो मालपिघी नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रारंभ किया गया। और आज सभी जगह पे जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें और बाकी सभी जगहों पे उत्तकों के बारे में स्टडी करके हम बताते हैं कि भाई कौन सा रोग है, किस प्रकार की गड़बड़ी है, किस किस प्रकार के संरचनात्मक त्रुटि पाए जा रहे हैं, कौन कौन से संरचना में सही रूप में कार्य कर रहे हैं, इन सभी के बारे में पता लगता है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में सभी उत्तक सही रूप में काम कर रहे हैं और उत्तकों के आधार पर अंग तंत्र बने होते हैं। अगर वो सभी सही रूप से कार्य कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है और स्वस्थ जो शरीर होता है उसको बनाए रखने में उत्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब तक मैंने क्या बताया, याद रखिए कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य के आधार पर समान हो उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक के रूप में 2 प्रकार के उत्तक पढ़ने हैं, प्लांट उत्तक पादप के रूप में और जंतु उत्तक प्राणी के रूप में। तो जंतु उत्तक जो शब्द है इसका वर्णन बिचेट ने किया था और पादप उत्तक के बारे में वर्णन ग्रीव ने किया था। हिस्टोलॉजी जो है जिस शाखा में उत्तकों का अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का जनक बिचेट को कहते हैं जिन्होंने जंतु कोशिकाओं के नाम दिया था, उत्तकों के नाम दिया था। लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द पूछा जाए, शब्द तो शब्द मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उत्तकों का जो अध्ययन है सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तकों के अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्सेलो मालपिघी। अब देखो बच्चों, उत्तकों का प्रकार,
ऊतकों के जो प्रकार होते हैं उसे 4 प्रकारों में बांटा गया है और ये 4 प्रकार के ऊतक ही हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पे कई छोटे छोटे शाखाएं निकलते रहते हैं और उन शाखाओं में ऊतकों का अलग अलग छोटे छोटे कड़ी जोड़ते जाते हैं और इस प्रकार के मूल ऊतकों का निर्माण होता है। तो हमारे पास 4 ऊतक किस किस प्रकार के हैं? तो पहला तंत्रिका ऊतक, दूसरा उपकला ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा पेशी ऊतक यानी पेशीय रूप में, पेशी के रूप में। अब हम बात करें तंत्रिका ऊतक, तो ये क्या करता है? तो आप तो जानते हो तंत्रिका हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण संरचनात्मक कड़ी है। इसके आधार पे हमें सभी प्रकार के संवेदनाएं प्राप्त होते हैं। हमारे पूरे मस्तिष्क के अंदर में तंत्रिकाओं का जाल है, पूरे शरीर के हर क्षेत्र में तंत्रिकाओं का जाल है, जिसके आधार पे हमें संवेदनात्मक रूप प्राप्त होते हैं, जिसका कार्य है शरीर में आवेगों का संवहन, यानी कोई भी संवेदना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और कार्यस्थल तक ले आना, ये तंत्रिकाओं का कार्य होता है। एवं क्रियाओं का नियंत्रण, इसके आधार पे जो भी क्रिया आप करते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के आधार पे जो भी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो आपके तंत्रिका ऊतक के रूप में ब्रेन में जाकर स्टोर हो रहा है। आप देख रहे हो तो आंखों से देख रहे हो, लेकिन आंखों से भी कई प्रकार के तंत्रिकाएं जुड़े होते हैं जो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में जा रहे हैं। कान से भी कई तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जा रहे हैं, यानी पूरे शरीर से तंत्रिकाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका होता है, उस स्थान में जाते हैं और आपके शरीर के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण करते हैं। दूसरा है उपकला ऊतक, इसका काम है रक्षात्मक आवरण बनाने वाला ऊतक, यानी आपके जो भी शरीर में अंग है, अंग तंत्र है, उनके ऊपर जो आवरण है, उस आवरण को बनाने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक संरचनाओं को जोड़ने वाला कार्य करता है, जैसे आपके शरीर में अस्थि है, उपास्थि है, रक्त कोशिकाएं हैं, इन सभी के जो कार्यात्मक रूप होते हैं, इनका जो मूल ऊतक का रूप है वो संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक जोड़ने में मदद करता है और यह शरीर के पदार्थों के परिवहन में मदद करते हैं। ब्लड का रूप, जो खून जिसे हम कहते हैं या रक्त कहते हैं, या आप कह सकते हो प्लाज्मा, जिसे हिंदी में लसिका कहते हैं, इस प्रकार के ऊतकों के परिवहन में ये हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और पेशी ऊतक के रूप में आपके शरीर में 3 तरह के पेशी पाए जाते हैं। कंकाल के ऊपर जो पेशी होता है उसे कंकाली पेशी, हमारे शरीर में जो हमारे आंत है या हमारे शरीर के आंतरिक अंग संरचना में जो पेशी है उनको लचीला पेशी कहते हैं, और एक हृदय के अंदर में जो पेशी है, हृदय को बनाने वाली जो पेशी है, उसे हृदय पेशी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पूरे पेशी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, कंकाली पेशी, लचीला पेशी और हृदय पेशी, जो संकुचन और गमन में भी सहायक है। जैसे आपके शरीर में के ऊपर जो भी ऊतक देख रहे हो पेशी के रूप में, ये अस्थियों के साथ मिलकर के एक विशेष प्रकार के संरचना बना रहा है, जिसके कारण आप चल पा रहे हो, गति कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊतकों को 4 प्रकारों में बांटा गया। अब आपको मैं एक एक करके सभी ऊतकों का वर्णन करूंगा। जैसे पहला है तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में बता रहा हूं। बच्चों, अब आप इसमें सबसे पहली बार पढ़ने जा रहे हो टॉपिक टिश्यू में तंत्रिका ऊतक मेरी क्लास में, और इसके पहले आपने 10th क्लासेस में पढ़े होंगे, तो मेरी क्लास में आप पहली बार टिश्यू में तंत्रिका ऊतक के पॉइंट्स एकदम निम्न स्तर से शुरू करके इसमें जितनी भी डिटेल में हो सके वो आपको बताया जाएगा। तो देखो, ये जो होता है भ्रूणीय उत्पत्ति बहिश्चर्म से होता है। ये जो बहिश्चर्म होता है इसके द्वारा होता है। सबसे पहली बात है कि जैसे इंसान के निर्माण के दौरान एक शुक्राणु और एक अंडाणु, इसके मध्य जब निषेचन संपन्न होता है तो इससे युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं बनते रहते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है और फिर ये कोशिकाएं बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनमें कोशिका विभाजन होता रहता है और इन कोशिकाओं का संख्या बढ़ता रहता है और इन कोशिकाओं का फिर आकार छोटा होता रहता है और बाद में फिर ये कोशिका जो स्वरूप है बढ़ते हैं। अब देखो, ये कोशिकाओं का गुच्छा अगर बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए, तब तो एक बॉल बन जाए कोशिकाओं के समूह, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसमें से ही हाथ, पैर, आंतरिक अंग तंत्र, तंत्रिकाएं सभी बनते हैं। तो होता क्या है कि इन चर्मों को, इनको चर्म कहते हैं, यानी यहाँ पर इनका नाम है चर्म के रूप में, और सही रूप में, सही मायने में इनकी भ्रूणीय अवस्था में बनने के कारण भ्रूणीय चर्म कहते हैं। तो इनमें भ्रूणीय चर्म का निर्माण होता है। अब ये कोशिकाएं अपने कार्यात्मक और जीन के आधार पे इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है और इसमें जो पहला होता है इसे कहते हैं
अधिचर्म, अधिचर्म के रूप में। इसी में से कुछ मध्यचर्म बन जाता है मध्यचर्म के रूप में, और इनमें से कुछ अंतचर्म बन जाता है अंतचर्म के रूप में। इस प्रकार हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के ऊतक है, ऊतक के आधार पर बने हुए अंग अंग तंत्र हैं, वे सभी या तो अधिचर्म से, या तो मध्यचर्म से, या तो अंतचर्म से बने होंगे। और इनमें कभी कभी ये दोनों मिल भी जाते हैं, दोनों के आधार पे भी तंत्रिकाओं के सम्मिलन होता है और उसके आधार पे उनके संरचना बनते हैं। तो देखो, इसी के आधार को मैंने यहाँ बताया है कि भ्रूणीय विकास में ये बहिचर्म से बनते हैं, अर्थात यहाँ जो अधिचर्म कहा गया है इसे बहिचर्म के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो अधिचर्म या बहिचर्म इसे कहते हैं। तो बहिचर्म के द्वारा, मध्यचर्म के द्वारा, अंतचर्म के द्वारा, तो बहिचर्म के रूप में इसे कहा गया है और बहिचर्म से इसका निर्माण होता है। उद्दीपना की बात करें तो उत्पन्न एवं संचारित करने का जो भी कार्य करेगा, यानी हमारे शरीर में जो भी तंत्रिकाओं का आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा उसको संचरण कहते हैं। तो संचरित करने के लिए जो कार्य करेगा, तो उद्दीपना उत्पन्न करने का काम, जैसे आपको कोई ठंडे, गर्मी या मिठास, कड़वाहट सभी का एहसास हो रहा है, और उसके अलावा आप इन जगत में व्याप्त वस्तुओं को देख भी पा रहे हो, तो इस प्रकार की जो भी देखने पर उद्दीपना आता है वो सभी तंत्रिकाओं के आधार पर आता है। जैसे आपने भोजन को देखा, आपका फेवरेट फूड है और आपके मुंह में पानी आ रहा है, लार श्रावित हो रहा है, तो एक प्रकार का उद्दीपना है दृष्टि उद्दीपना के रूप में। आपने कोई गाना सुना, आपके कान से होते हुए मस्तिष्क में गया, आपको उस गाने के आधार पे, उसके मीनिंग समझने के आधार पे आप उस पर झूम उठते हो, या कभी सैड सॉन्ग हो तो आपको दुख भी होता है। तो इस प्रकार की उद्दीपना उत्पन्न हो सकता है। हमारे शरीर में जो भी अंग तंत्र के आधार पर उद्दीपना होता है, जैसे हृदय ने ब्लड को शरीर में प्रवाहित कराना है, जिसे प्रवाहित कराने के लिए विशेष प्रकार के क्रियाकलाप करना होगा। हमारे फेफड़ों को वायु लेने के लिए और या वायु छोड़ने के लिए विशेष प्रकार के क्रियाकलाप करना होगा। हमारे आमाशय को पाचन क्रिया के क्रमाकुंचन गति को उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार की क्रिया करना होगा। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है, इन सभी क्रियाओं की उद्दीपना तंत्रिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंतरिक या बाह्य जो भी उद्दीपना होते हैं वो सभी उद्दीपनाओं को उत्पन्न करेगा एवं संचरित करके जो जहां पहुंचाना है, जिस क्षेत्र में पहुंचाना है, मस्तिष्क में, निर्रज्जु में, अंग में, अंगतंत्र में, ऊतकों में, उन जगहों पे पहुंचा देगा। अब देखो, उत्तेजनशीलता एवं आवेग संवहन का विशेष गुण है। उत्तेजनशीलता का मतलब होता है काफी त्वरित गति से काम करना। तंत्रिका जो होता है हमारे शरीर में, अगर हम बात करते हैं कि तंत्रिका का जो आवेग होता है, यानी इसके अंदर में जो रासायनिक और केमिकल का प्रवाह होता है, उस प्रवाह की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में तंत्रिका का आवेग 120 से 130 मीटर पर सेकंड तक होता है। यानी एक सेकंड में, जैसे ये एक सेकंड हुआ नहीं कि 120 मीटर से 130 मीटर पूरे शरीर से घूम करके जहां जाना है या जहां से उसे जिस क्रिया क्षेत्र तक पहुंचना है वहां पहुंच जाता है। तो 120 से 130 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सामान्य रूप से तंत्रिकीय प्रवाह होता है। तो तंत्रिका का जो आवेग है, स्पीड होती है इसके अंदर में, वो 120 से 130 मीटर पर सेकंड के रूप से होता है। तो उत्तेजनशीलता काफी है, काफी जल्दी उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर के संवेदनाओं को ग्रहण करता है और जहां भेजना है और भेज देता है और कार्य हो जाता है। जैसे सपोज करो कि आपको एक पिन चुभ गया, कोई चीज चुभते ही तुरंत संवेदना गया, लेकिन ये मस्तिष्क तक नहीं गया, हो सकता है कि तुरंत चुभा और ये मेरुरज्जु में गया और मेरुरज्जु से दूसरा तंत्रिका का संवेदना यहाँ पहुंचा हुआ है, वो गया और आया, आपको पता भी नहीं चला, आपके ब्रेन ने सोचा भी नहीं, पिन चुभा, आपने हाथ हटाया, फिर आपने देखा अरे क्या चुभ गया भाई, यानी पहले चुभ गया, चुभते ही आपने हाथ हटा लिया और फिर मस्तिष्क ने आपको कहा कि ये क्या हुआ, यानी आपके मस्तिष्क के कहने के पहले ही ये त्वरित काम हो गया। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन नाम है। तो बच्चों, इस प्रकार की उत्तेजनशीलता इसमें पाया जाता है और तंत्रिका इस प्रकार की उत्तेजनशीलता को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है और इस उत्पन्न के आधार पे हमारा शरीर, हमारा अंग तंत्र नॉर्मल रूप से कार्य करता है। तो उत्तेजनशीलता बहुत है। अब आप कोई गणित के सवाल हल कर रहे हो,
कोई बायो के टॉपिक के अंदर में कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अध्ययन कर रहे हो तो आपका दिमाग उस चीज के प्रति सजग होता है, यानी उसके अंदर में केमिकल, उसके अंदर में रसायन का प्रवाह हो रहा है और वो प्रवाह मस्तिष्क में पहुंच करके आपको जागृत कर रहा है, उत्तेजनशीलता। एवं आवेग का संवहन का विशेष गुण है, जो आवेग जहां जाना है उस आवेग को उस स्थान तक पहुंचाने की जो विशिष्ट कैरेक्टर होता है, विशेष गुण होता है, वो हमारे तंत्रिका में होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका उत्तकों के द्वारा होता है। हमारे पास अनेक प्रकार के तंत्रिकाएं पाए जाते हैं और उन सभी तंत्रिकाओं के मिलने के फलस्वरूप हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु मुख्य रूप से आते हैं, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र भी होता है, उसके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के कई रूप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप हैं उन सभी रूपों को निर्मित करने में जो मदद करते हैं वो तंत्रिका उत्तकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इनके आधार पे ही सुख दुख, ठंडा गर्मी, यानी जो भी चीज़ों का एहसास है हम कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कहते हैं, यानी हमारी जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का जो इकाई है ये तंत्रिका है, इंग्लिश में से न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के इकाई यानी यूनिट को न्यूरॉन या तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में है। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर कोई है तो तंत्रिका है। इसके लंबाई कई मीटर तक भी हो सकते हैं कुछ जगहों पे। अब बात करें कि तंत्रिका में पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता जो है ये नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। अब पुनरुद्भवन क्या है सर? जैसे मान लो आपको चोट लगा, अंगुली आपका कट गया, तो क्या वो कटा हुआ सारा जीवन रहेगा? तो नहीं, वो कुछ दिनों बाद उस स्थान पे जो मांसपेशियां हैं उनमें नए ऊतक निकल आएंगे और वो मांसपेशियां घाव मुक्त हो जाएंगे। कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। तो इस प्रकार से आपके शरीर के हिस्से में अगर कोई भी अंग तंत्र अपने मरम्मत कर सकते हैं, अपना घाव को भर सकते हैं, तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेट कर सकता है दोबारा। लेकिन हमारे तंत्रिका एक ऐसा ऊतक है जिसमें रीजनरेशन यानी पुनर्भवन की कोई क्षमता नहीं है, एब्सेंट है। जन्म के समय भ्रूण अवस्था में जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, विकास होता है हमारा, उस समय हमारी तंत्रिकाओं का विभाजन होता रहता है, तंत्रिकाओं की संख्या बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आए पैदा होने के पश्चात, वैसे ही नाल जो माँ और बच्चे के बीच में कनेक्ट होता है उसको काटते ही बच्चा जो है श्वसन क्रिया प्रारंभ करता है और शरीर के सभी अंग तंत्र अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। उस समय से लेकर जीवन के मृत्यु तक अब तंत्रिकाओं में विभाजन नहीं होगा। अब जो तंत्रिका बन चुके हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि तंत्रिकाओं के अंदर में एक कोशिकांग होता है सेंट्रियोल के रूप में, वो इसमें एब्सेंट हो जाएंगे, तारक केंद्र बोलते हैं इसको। ये जब एब्सेंट हो जाएंगे या अनुपस्थित हो जाएंगे तो हमारे तंत्रिकाओं में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होगा, यानी अब हमारे पास तंत्रिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं है। इस कारण से कह सकते हैं कि पुनर्भवन की क्षमता एब्सेंट है। अगर किसी इंसान में जो तंत्रिका है वो उसमें सपोज करो कि कोई लकवा हो गया, हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, तो अगर प्रारंभिक अवस्था में हो तो हो सकता है कि कुछ उपाय करें, उसका उपचार करें। लेकिन अगर ये बहुत देर हो चुका हो तो इसका इलाज फिर नहीं हो सकता। तो तंत्रिका को लेकर अभी वैज्ञानिकों को बहुत सारा रिसर्च करना है, बहुत सारे अध्ययन में जाना है और फिर उसका कोई शेष जो फल होता है उसका वो आपको मिलेगा, यानी उसका जो प्रतिफल है अभी तक वैज्ञानिकों को ठीक से नहीं मिला है। तंत्रिकाओं को लेकर पूरा विश्व वर्क कर रहा है और इसका रिजल्ट एक दिन आएगा। हो सकता है कि इन तंत्रिकाओं में भी कुछ ऐसा सुधार किया जाए रसायनों के आधार पे, कुछ मेडिसिन के आधार पे, कि ये तंत्रिका भी पुनर्भवन तो ना कर पाए लेकिन कुछ हद तक अपना मरम्मत करके अपना विकास कर सके। हाँ, ये बात जरूर है कि इन तंत्रिकाओं को बनाने में कुछ तंत्रिकीय संरचनाएं सपोर्ट करते हैं, जिसको मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। इसलिए इंसान में तंत्रिका में हल्का फुल्का जो प्रॉब्लम होते हैं उनको तो थोड़े बहुत हो सकता है उपचार किया जा सके, लेकिन अधिक रूप में जैसे मैं लकवा की बीमारी बात कर रहा था, या जैसे कि कोई और, जैसे मान लो किसी का जो ब्रेन का हिस्सा है मस्तिष्क में वो काम करना बंद कर दे, तो हो सकता है कि उसके देखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए। उसका आँख सही है लेकिन आंखों से तंत्रिका मस्तिष्क तक संवेदना लेकर नहीं जा पा रहा है, तो देख नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के कई सारे क्रिया होता है और कभी कभी डॉक्टर इन्हीं तंत्रिकाओं को सही रूप में सही जगह पे पहुंचा दें। और अब मान लो तंत्रिका सही अवस्था में हो
तो काम करेगा, और तंत्रिका अगर नष्ट हो चुका होगा, उसमें गुणद्वंद तो है नहीं, तो फिर काम नहीं करेगा। इस प्रकार से ये विशेष रूप से अभी बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक सामान्य तंत्रिका की संरचना का वर्णन कर रहा हूँ। ये मनुष्य के शरीर में या प्राणी जगत में पाया जाने वाला एक कोशिका है। बच्चों ये पूरा का पूरा कोशिका है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका के रूप में, और तंत्रिकाओं का जब ग्रुप बन जाता है तो तंत्रिका उत्तक बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, तंत्रिका है। तो ये एक कोशिका है जिसे तंत्रिका कहते हैं। तो इस कोशिका का क्या नाम है? तो इस कोशिका का नाम है तंत्रिका। यानी तंत्रिका एक कोशिका है। अब इस तंत्रिका में इसके 3 क्षेत्र होते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को साइटोन कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र। फिर सबसे लंबे जो नलिका रूपी क्षेत्र है उसे एक्सॉन कहते हैं, और सबसे जो निचला क्षेत्र होता है उसे टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्रों में इसे बांटा गया है, साइटोन, एक्सॉन और टीलोडेंड्रॉन। ये बटन के समान होता है देखने में, शर्ट में लगे हुए बटन के समान। तो ये बटन के समान दिखाई पड़ते हैं, तो बटन के समान दिखाई देते हैं। अब बच्चों देखो, एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 साइटोन, नंबर 2 एक्सॉन और नंबर 3 टीलोडेंड्रॉन। तो सबसे पहले हमारा है ऊपर का हिस्सा जिसे साइटोन के हिस्से कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक साइटोन है। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ संरचना है, यानी साइटोन फैले हुए संरचना के रूप में बने हुए हैं। साइटोन में से पतली पतली अंगुली के समान संरचनाएं बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये जो संरचनाएं निकल रहे हैं इसे डेंड्रॉन कहते हैं। ये मोटी नलिका रूपी संरचना है। और डेंड्रॉन से जो पतली पतली संरचनाएं निकल रहे हैं इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ही वास्तव में डेंड्रॉन का निर्माण करता है, लेकिन डेंड्राइट पतली नलिकाएं हैं। इसे आप ऐसे समझो कि ये एक डेंड्रॉन है, तो मोटी नलिका रूपी संरचना जो है वो डेंड्रॉन है। तो मोटी नलिका रूपी संरचना, इसे यहाँ पर डेंड्रॉन कहते हैं। यही वास्तव में डेंड्रॉन है। समझ में आ रहा है बच्चों? और इसमें से पतली पतली नलिकाएं ऐसे निकल रहे हैं। इनमें से जो पतली पतली नलिकाएं निकल रहे हैं इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, कई नलिकाएं इसमें से निकल रहे हैं। इन नलिकाओं को, पतली पतली नलिकाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये पतली नलिकाएं हैं, ये पतली नलिकाएं हैं। इन पतली नलिकाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि साइटोन के क्षेत्र से निकलने वाली मोटी नलिकाओं को डेंड्रॉन कहते हैं और पतली नलिकाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स ये ही सबसे पहले संवेदनाओं को ग्रहण करता है और संवेदना इसके अंदर प्रवेश करता है। अंदर चले जाओ, अंदर गए तो अंदर आपको यहाँ पर कुछ गोल 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 संरचना दिख रहा है। ये जो गोल गोल संरचना दिख रहा है बच्चों ध्यान से देखो, किस किस क्षेत्र में है? क्या सिर्फ इसके इस क्षेत्र में है फैले हुए, या केंद्रक के अंदर भी है, या एक्सॉन के अंदर भी है, या डेंड्रॉन के अंदर भी है? तो देखो कहाँ कहाँ है। तो बच्चों ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को कोशिका द्रव्य का क्षेत्र कहते हैं। यानी ये कोशिका द्रव्य के क्षेत्र, यानी साइटोन के कोशिका द्रव्य के क्षेत्र में छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाए जाते हैं। इन संरचनाओं को नीजल्स कणिकाएं कहते हैं। इनका नाम है नीजल कणिकाएं। तो पतली पतली जो गोल गोल कणिकाएं हैं ये नीजल्स कणिकाएं हैं। इन नीजल कणिकाओं को आप देख सकते हो इस साइटोन के कोशिका द्रव्य क्षेत्र में, और देख सकते हो डेंड्रॉन के अंदर, डेंड्रॉन के अंदर भी, यानी इस क्षेत्र में भी यहाँ पर भी कुछ नीजल्स कणिकाएं प्रवेश कर चुके हैं। तो नीजल्स कणिकाएं डेंड्रॉन में भी है और इस साइटोन वाले क्षेत्र के कोशिका द्रव्य में भी है। तो आपका सवाल आ गया कि नीजल्स कणिकाएं क्या होता है? तो साइटोन के क्षेत्र में छोटी गोलाकार संरचनाओं को नीजल्स कणिकाएं कहते हैं। तो इसको लिखिए सबसे पहले कि साइटोन
के क्षेत्र में छोटी गोलाकार संरचनाएं क्या कहलाता है? नीजल्स कणिकाएं। नीजल्स कणिकाएं कहलाता है। ये नीजल्स कणिकाएं हैं और इसका यही नाम है। अब बात करते हैं कि ये किससे किससे बना होता है और किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले कहां पाया जाता है? तो ये जो साइटोन वाला क्षेत्र है, तो ये साइटोन में कोशिका द्रव्य एवं डेंड्रॉन के क्षेत्र में पाया जाता है। तो डेंड्रॉन के अंदर और कोशिका द्रव्य के क्षेत्र में, और ये किसका क्षेत्र है? तो साइटोन का क्षेत्र है, क्योंकि इसको साइटोन कहते हैं। तो साइटोन के क्षेत्र में कोशिका द्रव्य एवं डेंड्रॉन के क्षेत्र यानी इसके अंदर तो ये पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। सर ये नीजल्स कणिकाएं किन से बने होते हैं? तो बच्चों इसमें नीजल्स कणिका जो होता है इसमें अंतःप्रदपी जालिका, अंतःप्रदपी जालिका, राइबोसोम, आरएनए इत्यादि इसमें पाया जाता है। तो अंतःप्रदपी जालिका इस एक छोटे से नीजल कणिका के अंदर है, इसके अंदर में राइबोसोम है, इसके अंदर में आरएनए है, ये सभी पाए जाते हैं। और ये सर क्या करते हैं? तो ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई संवेदना मिला, तो संवेदना जाते ही उस संवेदना को समझना होगा, तो संवेदना को समझने का कार्य करता है यहाँ पर अंतःप्रदपी जालिका और राइबोसोम, और प्रोटीन के रूप में उसे तोड़ करके उस संवेदना को आगे की ओर संप्रेषित करता है। बट ये इतना फास्ट होता है कि आपके सोचने के पल भर के अंदर में संवेदना तो कई मीटर का डिस्टेंस पहुंच जाता है, कवर कर लेता है, यानी डिस्टेंस तय कर लेता है। यानी 120 से 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी एक सेकंड में 120 से 130 मीटर का डिस्टेंस ये पहुंच जाता है। अब जब इतनी दूरी तय कर लेगा तो सोचो ये कितने तेजी से कार्य करता है। और इसका कार्य होता है, इसमें जो राइबोसोम जो मैंने लिखा है, इस राइबोसोम का अगर मैं कार्य की बात करूं तो इसका कार्य है तंत्रिका के अंदर में प्रोटीन, तंत्रिका के अंदर में प्रोटीन का निर्माण, तंत्रिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन को बनाने में ये सहायता करते हैं और प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो आप बच्चों नीजल्स कणिका क्या है समझ लिया आपने। तो नीजल्स के रूप में संरचना है जिसमें अंतःप्रदपी जालिका, राइबोसोम पाया जाता है। यह साइटोन के कोशिका द्रव्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके अलावा यह डेंड्रॉन के अंदर भी मौजूद है। अब बात करते हैं कि सर इसके मध्य क्षेत्र में क्या है? तो मध्य में केंद्रक है। तो कोशिका का गुण होता है कि उसमें केंद्रक मौजूद होगा, तो केंद्रक इसमें मौजूद है। अब ये जितने भी संरचनाएं था आप सब देख लिए साइटोन के क्षेत्र में। तो देख लो साइटोन में क्या क्या है। तो साइटोन में डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, मोटी नलिकाओं को डेंड्रॉन और पतली नलिकाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी में देख लो केंद्रक भी मौजूद है मध्य में, इसके चारों तरफ नीजल्स की कणिकाएं मौजूद हैं और इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं ये जो सबसे लंबी नलिका होती है उसे एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन क्या है? यह तंत्रिका की एक लंबी नलिका है। तो एक्सॉन तंत्रिका की लंबी नलिका है। तो एक्सॉन की जो सबसे लंबी नलिका होता है उस सबसे लंबी नलिका को तंत्रिका की सबसे लंबी नलिका होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। तो ये एक्सॉन जो होता है ये सबसे लंबी नलिका होता है और ये सबसे अधिक सक्रिय होता है। एक्सॉन का सबसे सक्रिय संरचना, सबसे सक्रिय संरचना। सर सक्रिय क्यों?
क्योंकि बच्चों ये तंत्रिका संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर तंत्रिकाएं इतनी स्पीड में संवेदनाओं को ले जा रहा है, तो कैसे ले जा रहा है, क्या तरीका है संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संवेदनात्मक रूप जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, इससे मैं आपको फिजियोलॉजी के टॉपिक में, कार्यकी के टॉपिक बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझना है। आपने पढ़ा भी होगा 10th में कि सर इसमें क्या होता है, तंत्रिकाओं के जब प्रवाह होता है तो उसमें सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, उसमें अंतर्गमन या बहिर्गमन होता है, इसमें कई प्रकार के रसायन होते हैं, इसमें क्लोरीन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं और ये अपने अपने स्थान को बदलते रहते हैं और इसमें आवागमन होता रहता है। इसके आधार पर तंत्रिका का संचरण होता है, यानी रासायनिक रूप में जो भी बदलाव होते हैं उन बदलावों के आधार पर तंत्रिकाओं का संचरण होता है। और अगर वो बदलाव को आप देखना चाहते हो तो कहाँ देखोगे, तो वो आप देख पाओगे इस एक्सॉन के क्षेत्र में। इसी कारण से मैंने कहा कि यह सबसे सक्रिय स्थान है। मान लो यहाँ पर अगर तंत्रिका की बात करें तो कोई भी संवेदना अगर ग्रहण करता है तो बच्चों सबसे पहले डेंड्राइट्स ने ग्रहण करेगा, क्योंकि वो बाहर निकला हुआ है। डेंड्राइट्स पतली संरचनाओं को कहते हैं। ये संवेदना फिर डेंड्रॉन को देगा। डेंड्रॉन क्या है, इसके अंदर मोटी नलिका रूपी संरचना है। डेंड्रॉन से संवेदना अंदर आएगा तो निजल्स ग्रेन्यूल जो है इससे टकराएगा, निजल्स ग्रेन्यूल में प्रोटीन का निर्माण होगा, फिर ये संवेदनाएं यहां प्रवेश करेगा। जब ये संवेदना इसमें प्रवेश करेगा तो इसके अंदर में काफी तेजी से, स्पीड से रासायनिक, कोई बाहर जाएगा कोई अंदर आएगा, कोई अंदर जाएगा कोई बाहर आएगा। इस प्रकार से परिवर्तन के बाद यह तंत्रिका का संवेदनात्मक रूप आगे बढ़ेगा और जब आगे बढ़ेगा तो इसकी क्रियाकलाप जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी तंत्रिकाओं के संवेदना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा। और इस संवेदनात्मक कड़ी में संवेदना को पहुंचाने का दायित्व सबसे अधिक इसी के पास होता है, इसलिए इसे एक्सॉन का सक्रिय संरचनात्मक रूप कहते हैं। यानी तंत्रिका का सबसे सक्रिय रूप हो गया एक्सॉन, और एक्सॉन का जो नलिका रूपी भाग है ये रासायनिक परिवर्तन के आधार पर तंत्रिकाओं का संचरण करता है। अभी आपने रासायनिक संरचनात्मक रूप देखा नहीं है, इसको और अच्छी तरह से मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो, इसमें अभी मैं संरचना में हूं, टिश्यू के टॉपिक में हूं, तो उत्तकों के रूप में इसका वर्णन कर रहा हूं। अब क्या है बच्चों, इसमें कुछ जगह जगह पर हो सकता है कि माइलिन के आच्छद पाए जाते हैं। माइलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और माइलिन के आवरण को माइलिन आच्छद कहते हैं। तो माइलिन के आवरण कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हो, और कुछ गैप भी है, कुछ स्थानों पर नहीं भी है, थोड़े थोड़े जगहों पे गैप है। और इस गैप के कारण ही संवेदना जो होता है इस प्रकार के तंत्रिकाओं में इस स्थान से जम करके यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है। अभी इसको बताऊंगा। अब देखो, अगर तंत्रिका में माइलिन आच्छद है तो इस प्रकार के तंत्रिका को माइलिन आच्छद तंत्रिका कहते हैं। यानी इसमें माइलिन के आवरण है, तो ऐसे तंत्रिकाओं का नाम है माइलिन आच्छद तंत्रिका। यानी ये माइलिन से घिरा हुआ, माइलिन से बना हुआ तंत्रिका है। और बच्चों हो सकता है कि माइलिन ना हो। अगर माइलिन के आवरण ना हो तो एक्सॉन का जो क्षेत्र होगा वो प्लेन क्षेत्र होगा, ऐसा सिंपल सा। माइलिन आवरण नहीं है इसके ऊपर तो बिल्कुल सपाट होगा। तो इसमें और इसमें यह फर्क है कि माइलिन के आच्छद होगा तो इसे माइलिन आच्छद तंत्रिका कहेंगे, नहीं होगा तो माइलिन आच्छद विहीन तंत्रिका कहेंगे। अब बात करते हैं कि सर इसके ऊपर एक आवरण है पूरे में। ये जो आवरण होते हैं इस आवरण को न्यूरोलेमा के आवरण कहते हैं। ये जो न्यूरोलेमा के आवरण है, ये आप डायग्राम में देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो बीच में खाली स्थान है वहाँ भी है, सभी क्षेत्र में है। तो माइलिन के आच्छद माइलिन के ऊपर तो है ही, और जो गैप है उस गैप में भी है। अब बात आता है कि सर इसमें दो माइलिन आच्छद के मध्य में एक खाली स्थान है यहाँ पर, फिर देखो इसके मध्य में यहाँ खाली स्थान है, फिर इसके मध्य में यहाँ पर भी थोड़ा सा खाली स्थान है। इस प्रकार के जो गैप बनता है, खाली स्थान बनता है, इसे रेनिवर के नोड कहते हैं। बच्चों इसका नाम है रेनिवर के नोड। तो जो माइलिन आच्छद वाला तंत्रिका होगा सिर्फ उसी तंत्रिकाओं में रेनिवर के नोड पाए जाएंगे, और रेनिवर का नोड इसमें नहीं होगा। अगर ये माइलिन आच्छद विहीन होगा तो रेनिवर के नोड नहीं होंगे। तो देखो ये एक तंत्रिका, ये माइलिन आच्छद, और इस प्रकार से माइलिन आच्छद में इस यहाँ जो है गैप है,
फिर यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। ये जो बीच में गैप बनता है इसी को रेनिवर के नोड कहते हैं, इसी को रेनिवर के नोड कहा जाता है। लेकिन क्या इसमें रेनिवर का नोड होगा? सवाल ही नहीं सर, इसमें तो मालिन का आच्छद ही नहीं, तो रेनिवर के नोड कहां से बनेंगे? अर्थात ये एक आपके क्वेश्चन बन गए, इसका आंसर भी आप दे सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है कि रेनिवर के नोड कहां पाए जाते हैं? तो दो मालिन आच्छद के बीच में, अर्थात मालिन आच्छद युक्त तंत्रिकाओं में ही रेनिवर के नोड पाए जाते हैं। अब बच्चों देखो, यहां तक तंत्रिका पहुंच चुका है। अब ये तंत्रिका यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया। इधर भी होगा जैसे, क्योंकि ये गोल रूप में है, ऐसे गोल है, तो ये तो तंत्रिकाओं का जंपिंग सभी तरफ हो रहा है। तो यहां भी ऐसे ही कूदता हुआ ऐसे यहां कूद गया, फिर फांदता हुआ कूदता फांदता हुआ ये तंत्रिका का आवेग आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो अगर आवेग होता है तो इस प्रकार के आवेग को सॉल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं, सॉल्टेटरी गति कहा जाता है। एक और भी नाम है यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति कहा जाता है। और इस प्रकार की जो गति होती है, इस गति के कारण ही ये तंत्रिका आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप करते हैं। सवाल उठा सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है ऐसा जंप क्यों कर रहा है? तो बच्चों यहाँ पर जो मालिन की आच्छद मैंने बनाया है, ये रसायनों के प्रवाह के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। कोई भी रसायन यहाँ से जाना चाह रहा है तो यहाँ टकराया, यहीं रुक गया, यहाँ टकराया या नीचे टकराया, वहीं रुक गया, यानी रसायनों का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। तो प्रवाह क्या होगा? एक तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर 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 फिर यहाँ जंप करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जंप करेगा, इस प्रकार के जंप करता है। जबकि जिसमें किसी प्रकार का मालिन का आच्छद नहीं है, उसमें रसायनों का प्रवाह हर जगह से होगा, उसको कौन रोकने वाला? इसमें रसायन का प्रवाह जहां से मन वहां से होगा। अब रसायन का प्रवाह जहां मन वहां से होगा तो इसमें रसायनों का प्रवाह आंतरिक रूप में होगा, इसमें कूदने फांदने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल आता है कि सर जिसमें मालिन का आच्छद नहीं है उसमें तंत्रिका का आवेग काफी स्पीड से होगा या काफी द्रुत गति से होगा, या जिसमें मालिन के आच्छद है उसमें द्रुत गति से होगा? तो कल्पना करो कि ये जो बोर्ड बॉक्स पॉइंट बना है ये एक प्रकार का एक्सॉन है और मैं तंत्रिका आवेग हूं और मैं जंप कर रहा हूं नोड ऑफ रेनिवर से नोड ऑफ रेनिवर। एक जंप किया, दो जंप किया, नोड ऑफ रेनिवर से नोड ऑफ रेनिवर। अगर मैं जंप किया तो ज्यादा स्पीड से जा पाया या मैं जैसे अंदर धीरे धीरे जा रहा हूं, एक के बाद एक ऐसे जा रहा हूं, ये ज्यादा द्रुत गति से हुआ? कौन सा हुआ? तो सही है जिसमें मैंने जंप किया। तो जंप अगर किया, इसमें अगर मैं द्रुत गति से जा पा रहा हूं तो याद रखना तंत्रिका को काफी द्रुत गति से ले जाने के लिए इस प्रकार का सॉल्टेटरी गति का होना बहुत आवश्यक है। यानी जिसमें मालिन आच्छद होता है उसमें तंत्रिका की जो गति है वो तीव्र गति से होता है, वो तीव्र गति से, काफी तीव्र। तो सर काफी तीव्र कितना? 120 से 130 तो आपने बताया था, उससे भी कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट फास्ट, 120 से 130 से 135 मान लो, 140 मान लो। लेकिन इसमें थोड़ा कम मान लो, 110, 105, 100 इसके अंदर में रहेगा। तो इसमें तंत्रिका का आवेग जो होगा वो काफी धीमा गति से होगा और काफी धीमा गति से इसमें तंत्रिका का आवेग देखा जाएगा, उसमें तीव्र गति से होगा। यानी जिसमें मालिन का आच्छद नहीं होगा उसमें स्लो होगा और जिसमें मालिन का आच्छद होगा उसमें काफी तीव्र गति से होगा। अब आप देखो ये जो पॉइंट्स है जंप करता हुआ, इसको सॉल्टेटरी गति कहते हैं, यादृच्छिक गति के रूप में। तो ये आपने याद कर लिया। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो आपने अभी कहा था मालिन आच्छद के ऊपर एक आवरण की बात जिसका नाम न्यूरोलेमा का आवरण है, क्या सर ये न्यूरोलेमा के आवरण सिर्फ मालिन के ऊपर है या जहां पर रेनिवर के नोड बन रहे हैं उसके ऊपर भी है? तो देखो डायग्राम, अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी है, मालिन के ऊपर और रेनिवर के नोड के पास भी है। यानी मालिन के जो आच्छद है, ये जो आवरण है, मालिन के आच्छद के जो आवरण है, यह मालिन मैं न्यूरोलेमा की बात कर रहा हूं, न्यूरोलेमा के जो आवरण है इसकी बात कर रहा हूं। न्यूरोलेमा के आवरण, मालिन आच्छद तो बता ही दिया, न्यूरोलेमा के आवरण, यह
माइलिन आच्छद एवं रेनिवर के नोड सभी क्षेत्र में उपस्थित। बस इतना सा पॉइंट याद रखिए कि निरोलेमा के आवरण जो सबसे बाहर का आवरण है वो निरोलेमा के आवरण माइलिन के ऊपर भी है, रेनिवर के नोड के क्षेत्र में भी है, हर जगह पे है। तो यह माइलिन आच्छद एवं रेनिवर के नोड सभी क्षेत्र में उपस्थित है। तो बच्चों अब तक यहाँ क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कर लो। मैंने कहा कि एक्सॉन सबसे सक्रिय संरचनात्मक रूप है क्योंकि इसमें तंत्रिका के रसायनों का आवागमन होता है। तंत्रिका की सबसे लंबी नलिका रूपी संरचना एक्सॉन को कहते हैं। अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिन के आच्छद पाए जाते हैं तो इस प्रकार के तंत्रिका को माइलिन आच्छद तंत्रिका कहते हैं, और अगर नहीं है तो माइलिन आच्छद विहीन कहते हैं। इसमें दो माइलिन के मध्य में खाली स्थान होता है, उस स्थान को रेनिवर के नोड कहते हैं। अब बात करें कि इसमें चाहे माइलिन आच्छद हो चाहे रेनिवर के नोड हो, हर क्षेत्र के ऊपर एक पतली सी आवरण पाई जाती है जिसे निरोलेमा के आवरण कहते हैं। और जब तंत्रिका इसमें जम करता हुआ गति करता है, कूदता फांदता हुआ, तो इसे सॉल्टेटरी गति या यादृच्छिक गति कहते हैं। और इस प्रकार के तंत्रिका जो होते हैं ये तंत्रिकाओं के संवेदना को काफी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में मदद करते हैं। जबकि यदि ये नॉन माइलिनेटेड, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है माइलिन आच्छद विहीन। इसके मैं तंत्रिकाओं के प्रकार में बताऊंगा। तो नॉन आच्छद विहीन जो होता है उसमें तंत्रिकाओं का आवेग धीमा होता है, काफी स्लो। क्लियर? इन्हें आपने साइटोन पढ़ लिया, आपने एक्सॉन पढ़ लिया। अब बचा क्या? तीसरा पॉइंट जिसे टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो सबसे अंत में कई संरचना, इसमें 4 बनाया है, बहुत सारे होते हैं, और कई संरचनाएं इसमें उभरे हुए शर्ट के बटन के समान दिख रहे हैं, और शर्ट के बटन के समान दिखने वाले संरचनाओं को टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। टीलो मतलब सबसे अंतिम छोर, और ये डेंड्रॉन के जैसा मोटे नलिका रूपी है, इसलिए डेंड्रॉन रूपी। लेकिन ये डेंड्रॉन अलग है बच्चों, है ना, ये डेंड्रॉन नलिका रूपी, ये अग्रभाग में, और इसका पूरा नाम है टीलोडेंड्रॉन। इसको तोड़ के आप नहीं पढ़ सकते, एक साथ एक नाम है। तो टीलोडेंड्रॉन के रूप में इसे बटन के समान संरचना कहते हैं। इसमें कई प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जो दूसरे तंत्रिकाओं को अपने संवेदना यहाँ तक आया, फिर इसके पास पहुंच जाता है, फिर ये संवेदना दूसरे तंत्रिका को ये प्रदान कर देता है। और जब दूसरे तंत्रिका को प्रदान करता है तो उसमें युग्मानुबंधन, जिसे इंग्लिश में सिनैप्सिस कहते हैं, वो क्रिया होता है, और फिर तंत्रिका एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में चले जाते हैं। इस प्रकार से सारी तंत्रिकाएं एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ये था माइलिन आच्छद युक्त तंत्रिका का संरचना।